नमस्कार। दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं स्मृति रस्तोगी। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। नई नीति और नई रीति से आगे बढ़ रहा है देश। मेट्रो के नोएडा सिटी सेंटर से नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी सेक्शन के शुभारंभ पर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहा, आतंक के आकाओं को हमने उसी भाषा में दिया जवाब। वीडियो लिंक से खुर्जा और बक्सर के विद्युत संयंत्रों का भी किया शिलान्यास। आतंकियों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई नहीं कर रहा है पाकिस्तान। भारत ने सबूत के साथ गिनाए पाकिस्तान के झूठ। विदेश मंत्रालय ने कहा, नए पाकिस्तान के दावे करने के लिए नए एक्शन जरूरी। आतंकवाद के खिलाफ जारी रहेगा भारत का अभियान। आतंकवाद के खिलाफ साझा रणनीति पर भारत कोस्टारिका का जोर। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और राष्ट्रपति कार्लोस अल्वाराडो के बीच उच्च स्तरीय वार्ता के बाद साझा बयान जारी। दोनों देशों के बीच कई सहमति पत्रों पर हुए हस्ताक्षर। आतंकी फंडिंग मामले में हुर्रियत नेता मीरवाइज उमर फारूक और सैयद अली शाह गिलानी के बेटे नसीम गिलानी से होगी पूछताछ। एनआईए ने जारी किया समन। एनआईए ने 26 फरवरी को अलगाववादियों के घरों पर मारे थे छापे। भगौड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी के प्रत्यार्पण को लेकर सभी जरूरी कदम उठा रही है सरकार। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा, ब्रिटेन की सरकार नीरव के प्रत्यार्पण के अनुरोध पर कर रही है विचार। ईडी और सीबीआई की टीम जाएंगी लंदन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेटर नोएडा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी के साथ नोएडा सिटी सेंटर से इलेक्ट्रॉनिक सिटी मेट्रो का उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि पुरानी सरकारों में नोएडा ग्रेटर नोएडा को खूब लूटा गया, लेकिन अब नोएडा की पहचान विकास कार्यों से हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेटर नोएडा में नवनिर्मित पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरातत्व संस्थान परिसर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति का अनावरण किया। इसके बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरातत्व संस्थान और नोएडा सिटी सेंटर, नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी सेंटर सेक्शन का भी शुभारंभ किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि नोएडा ग्रेनों की पहचान पहले भ्रष्टाचार, टेंडरों में धांधली और जमीन घोटालों की वजह से होती थी, लेकिन अब यहाँ की पहचान विकास और रोजगार सृजन से होती है। वो भी कुछ दिन थे जब नोएडा, ग्रेटर नोएडा की पहचान सरकारी धन की लूट, अथॉरिटी और टेंडर में होने वाले नए नए खेल, जमीन आवंटन में होने वाले घोटालों की वजह से बनी। जब भी नोएडा की बात आती थी तो पहले ऐसी खबरें आया करती थी। अब आज नोएडा, ग्रेटर नोएडा की पहचान विकास और परियोजनाओं, रोजगार के नए अवसरों से है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट और बिहार के बक्सर में 1320 मेगावाट थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रखी। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने बिजली ट्रांसमिशन के क्षेत्र में भी इन्वेस्टमेंट लाने का काम किया, साथ ही वन नेशन वन ग्रिड का सपना पूरा किया। साथियों, सरकार ने बिजली ट्रांसमिशन के क्षेत्र में भी इन्वेस्टमेंट काफी बढ़ाया, जिसकी वजह से देश के ट्रांसमिशन नेटवर्क में बहुत तेजी से वृद्धि हुई है। इसके कारण न केवल आज देश को सुरक्षित और संतुलित ग्रिड उपलब्ध हुआ है, बल्कि हमने वन नेशन वन ग्रिड का सपना पूरा किया है। और अब हम सौर ऊर्जा के माध्यम से, और सपना भाइयों बहनों, मैं कभी छोटे सपने देखता नहीं,
और छोटे काम करता नहीं। हमारा सपना है वन वर्ल्ड, वन सन, वन ग्रिड, एक दुनिया, एक सूरज, एक व्यवस्था। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि जब 26/11 समेत कई हमले पिछली सरकार में हुए तो कुछ नहीं किया गया, लेकिन हमने नीति बदली और आतंकियों को उनके घर में घुसकर मारा। रविंद्र सिंह चौरान, राज्यसभा टीवी। मुस्कुराकर हाथ हिलाकर। नोएडा सेक्टर 32 सिटी सेंटर से सेक्टर 63 इलेक्ट्रॉनिक सिटी तक ब्लू लाइन मेट्रो विस्तार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाई। मेट्रो की ब्लू लाइन के 6.6 किलोमीटर लंबे नोएडा सिटी सेंटर से इलेक्ट्रॉनिक सिटी तक 6 स्टेशन पूरी तरह एलिवेटेड हैं। माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेटर नोएडा से ब्लू लाइन से विस्तारित रूट नोएडा सिटी सेंटर से इलेक्ट्रॉनिक सिटी सेंटर तक औपचारिक शुरुआत की। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक स्टेशन पर शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी के अलावा डीएमआरसी और नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी मौजूद रहे। पूरी तरह से एलिवेटेड खंड पर 6 स्टेशन हैं। सेक्टर 34, सेक्टर 52, सेक्टर 61, सेक्टर 59, सेक्टर 62 और नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी। इससे एनसीआर रीजन टोटल में 30 किलोमीटर हरियाणा में, 60 किलोमीटर यूपी में और 285 किलोमीटर दिल्ली में, ये मिला के दिस मेक्स द एनसीआर रीजन टू बी इंक्लूडेड इन द टॉप 5 मेट्रो सिस्टम्स इन द वर्ल्ड। इलेक्ट्रॉनिक सिटी से सिटी सेंटर सेक्शन पर मेट्रो शुरू होने से सीधे द्वारका तक मेट्रो का सफर आसान हो जाएगा। इस ब्लू लाइन के विस्तार की कुल दूरी 6.675 किलोमीटर है। इस रूट पर मेट्रो सेवा शुरू होने से गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा और दिल्ली से सफर करने वाले लोगों को आसानी हो जाएगी। इसमें जो सबसे बड़ी हिंड्रेंसेस हमारे लिए जो थी, जो चैलेंजेस था, वो नोएडा सेक्टर 32 से लेकर के यहाँ तक में ट्रैफिक का। यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होने की वजह से इन ट्रैफिक पब्लिक के बीच में काम करना, कभी भी अर्बन ट्रांसपोर्टेशन के लिए या किसी भी अर्बन में जो इंफ्रास्ट्रक्चर काम करते हैं, वो एक चैलेंज होता है। बट हमारे लोगों ने बहुत ही बखूबी निभाया। ये सेक्शन सेक्टर 34, 52, 22 के आवासीय इलाकों के साथ सेक्टर 59, 61, 62 और सेक्टर 63 इलेक्ट्रॉनिक सिटी के वाणिज्यिक क्षेत्रों के लिए बहुत फायदेमंद होगा। दिल्ली एनसीआर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाने के लिए केंद्र सरकार लगातार तमाम परियोजनाएं चला रही है, जिसके चलते नोएडा में ब्लू लाइन मेट्रो का विस्तार किया गया है, जिसका फायदा नोएडा से गुरुग्राम और दिल्ली जाने वाले लोगों को मिलेगा। गौतम बुद्ध नगर से कैमरामैन अमरेंद्र के साथ विपिन चौहान, राज्यसभा टीवी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि अगर पाकिस्तान नया पाकिस्तान होने का दावा करता है तो उसे आतंकी संगठनों के खिलाफ नया एक्शन भी लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान लगातार झूठ फैलाने का काम कर रहा है, जबकि उसे भारत और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की बात मानकर आतंकी संगठनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने पर एक बार फिर पाकिस्तान को घेरा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा है कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री जिस तरह जैश को लेकर बातें कर रहे हैं, इससे साफ पता चलता है कि पाकिस्तान आतंक के खिलाफ कैसा रुख रखता है। Is Pakistan defending the Jaish-e-Mohammed and acting as its spokesperson? Does Pakistan's claim have any credibility? Pakistan has failed to take any credible action against Jaish-e-Mohammed and other terrorist organizations which continue to operate with impunity from Pakistan. The widespread presence of terrorist camps in Pakistan is a public knowledge, both within and outside Pakistan. Repeated requests by us and the international community for Pakistan to take action against such groups has been met with denial. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि पाकिस्तान झूठ फैला रहा है कि उसने भारत के एक नहीं बल्कि 2 फाइटर जेट मार गिराए हैं।
रवीश कुमार ने कहा कि पाकिस्तान का दावा है कि उसके पास इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी है। अगर पाकिस्तान के पास ऐसे सबूत हैं तो वो उन्हें मीडिया के सामने क्यों नहीं लाता। रवीश कुमार ने कहा कि हमारे पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि उन्होंने भारत के खिलाफ सैन्य कार्रवाई में F-16 का इस्तेमाल किया है। पाकिस्तान should explain why it continues to deny that its F-16 aircraft has been shot down. We have asked the United States to also examine whether the use of F-16 against India is in accordance with the terms and conditions of sale. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि अब सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा, बल्कि आतंकी पनाहगाहों को खत्म करने के लिए ठोस कार्रवाई की जरूरत है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह भी कहा कि अगर पाकिस्तान नया पाकिस्तान होने का दावा करता है तो उसे आतंकी ठिकानों के खिलाफ नया एक्शन भी लेना चाहिए। We have and we will continue to act with responsibility and maturity. Our armed forces continue to maintain strict vigil and will remain determined in the defense of the nation and its citizens. If Pakistan claims to be a Naya Pakistan with a Nayi Soch, it should demonstrate Naya action against terrorist groups and terror infrastructure on its soil and end cross-border terrorism in support of its claims. रवीश कुमार ने यह भी कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सभी सदस्यों को जैश ए मोहम्मद के ट्रेनिंग कैंप और मसूद अजहर के पाकिस्तान में होने की जानकारी है। हम संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों से अपील करते हैं कि मसूद अजहर को आतंकी लिस्ट में शामिल किया जाए। अगर ये नया पाकिस्तान है तो पाकिस्तान को कुछ ऐसा करना चाहिए, कुछ ऐसी कठोर और दिखने वाली कार्रवाई करनी चाहिए ताकि वहाँ जो आतंकवाद का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका जो बुनियादी ढांचा है वह ध्वस्त होता दिखे और भारत को भी इस पर विश्वास हो और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी इस पर विश्वास कर सके। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन संजय कुमार के साथ दिल्ली से अखिलेश सुमन। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह आज कर्नाटक के दौरे पर पहुंचे। उन्होंने मैंगलोर में नेहरू मैदान में बीजेपी के एक सम्मेलन को संबोधित किया। कर्नाटक में मैंगलोर में एक रैली को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि मैं बताना चाहता हूं कि पिछले 5 साल में 3 बार अपनी सीमा के बाहर जाकर हमने एयर स्ट्राइक में कामयाबी हासिल की है। वहां भी हाहाकार मच गया और आज आप यह देख रहे हैं, पहला अटैक वो हुआ था और दूसरी एयर स्ट्राइक हमारी यह हुई है पुलवामा की घटना के बाद। तीसरी की जानकारी आपको मैं नहीं दूंगा। नीरव मोदी प्रत्यर्पण मामले में भारत सरकार गंभीरता से प्रयास कर रही है। प्रवर्तन निदेशालय ने बताया कि नीरव मोदी के प्रत्यर्पण के लिए भारत की तरफ से अगस्त 2018 में अनुरोध किया गया था। ब्रिटेन के गृह सचिव ने नीरव मोदी की प्रत्यर्पण की फाइल को लंदन के वेस्टमिंस्टर कोर्ट में आगे की प्रक्रिया के लिए स्थानांतरित किया है। दूसरी ओर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि पीएनबी धोखाधड़ी मामले के आरोपी नीरव मोदी के प्रत्यर्पण की कोशिश की जा रही है। नीरव मोदी 13,000 करोड़ रुपए से अधिक के पीएनबी धोखाधड़ी मामले में आरोपी है। You are aware that we have made a request based on information received from ED and CBI. We have made a request for extradition with the UK authorities in August last year. Despite whatever we see on television today, the status remains the same. UK is still to respond or is still considering a request for extradition of Nirav Modi. भगोड़े नीरव मोदी को कल लंदन में देखकर कांग्रेस वाले बड़े खुश हुए हैं। उनको लगता है जिसका हमने पालन पोषण किया वो ठीक है, लेकिन उनको मालूम नहीं कि भारत सरकार डटी हुई है। इंग्लैंड सरकार को उसको प्रत्यार्पण का एप्लीकेशन ये रिक्वेस्ट दी है
पहले भी ऐसे ही रिक्वेस्ट पर कार्रवाई हुई। NIA यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी आतंकी फंडिंग मामले में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेता मीरवाइज उमर फारूक और कट्टरपंथी अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी के बेटे नसीम गिलानी से पूछताछ करेगी। NIA ने दोनों को दिल्ली में सोमवार को अपने मुख्यालय में पूछताछ के लिए समन किया है। NIA ने आतंकवादियों को वित्त पोषण के मामले में 26 फरवरी को कश्मीर घाटी में विभिन्न अलगाववादियों के घरों पर छापे मारे थे। और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज कर्नाटक के दौरे पर पहुंचे। राहुल गांधी आज कर्नाटक के हावेरी से राज्य में लोकसभा चुनाव अभियान की शुरुआत की। कांग्रेस अध्यक्ष हावेरी में एक जनसभा को संबोधित भी किया उन्होंने। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज तेलंगाना का भी दौरा किया। कांग्रेस अध्यक्ष तेलंगाना में लोकसभा चुनाव के लिए आज पार्टी के चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत की। कर्नाटक के हावेरी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि 2019 आम चुनाव में कांग्रेस सत्ता में आती है तो हमारी पार्टी युवाओं के लिए न्यूनतम आय की व्यवस्था करेगी और इसके लिए कानून भी बनाएगी। 2019 में जैसे ही कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी वैसे ही हम गारंटी करके हिंदुस्तान के सब गरीब लोगों को मिनिमम गारंटी इनकम दे देंगे। 2019 ಇಸ್ವಿಯ ಈ ಚುನಾವಣೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಜನರಿಗೆ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಯಾರ್ಯಾರು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಡ ಜನರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಕನಿಷ್ಠವಾದಂತ ಆದಾಯ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಕಾನೂನನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। जैसे हर व्यक्ति को, हर गरीब व्यक्ति को कम से कम आमदनी की गारंटी कांग्रेस पार्टी देती है। ग्वालियर में हो रही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की 3 दिवसीय बैठक का आज दूसरा दिन है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इस सालाना बैठक में 1400 RSS कार्यकर्ता भाग ले रहे हैं। इस बैठक में देश भर के वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल होंगे। इस वार्षिक बैठक को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिसमें उम्मीद की जा रही है कि वर्तमान में चल रहे तमाम बड़े मुद्दों के साथ ही साथ लोकसभा चुनावों पर भी चर्चा हो सकती है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान भारत से देश में 2 करोड़ से ज्यादा परिवारों को सेहत से जुड़ा सुरक्षा कवच मिल गया है। अगले 3 महीनों में और 3 करोड़ परिवार इस योजना के दायरे में आ जाएंगे। केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज दिल्ली में कॉमन सर्विस सेंटर के कार्यक्रम में शिरकत के दौरान ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आयुष्मान भारत योजना को तेजी से विस्तार दिया जा रहा है और जिन लोगों को इसकी असल जरूरत है उन लोगों तक योजना का लाभ पहुंचाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान रविशंकर प्रसाद ने देश में कॉमन सर्विस सेंटर की संख्या 3 लाख होने पर VLE यानी विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स को सम्मानित भी किया। भारत और कोस्टा रिका ने आतंकवाद के बढ़ते खतरे पर गंभीर चिंता जताई है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और कोस्टा रिका के राष्ट्रपति के बीच उच्च स्तरीय वार्ता में इससे निपटने पर जोर दिया गया है। दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय वार्ता के बाद उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू की मौजूदगी में कई सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए गए। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने मध्य अमेरिकी देश कोस्टा रिका के राष्ट्रपति कार्लोस अल्वाराडो केसादा के साथ मुलाकात में सीमा पार आतंकवाद समेत विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की। दोनों नेताओं के बीच उच्च स्तरीय वार्ता में पर्यटन, खासकर इको टूरिज्म, शिक्षा, अंतरिक्ष और जैव प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा समेत सौर और जल विद्युत, फार्मास्यूटिकल्स, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, विशेष रूप से ई गवर्नेंस और रेलवे निर्माण समेत कई विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई अहम सहमति पत्रों पर भी हस्ताक्षर किए गए। President Quesada and I had fruitful and cordial exchange covering a range of areas of mutual interest spanning bilateral, regional and multilateral fields. There are many new areas of collaboration.
that hold potential to propel our bilateral relations in the new heights. Key areas include tourism, especially ecotourism, education, space and biotechnology, renewable energy, including solar and hydropower, pharmaceutical, information and communication technology, ICT, particularly e-governance, skill upgradation, railway construction and rolling stock. All these issues we have discussed today at a delegation level meeting. दोनों नेताओं ने आतंकवाद को विश्व शांति के लिए बड़ा खतरा बताते हुए इस पर गंभीर चिंता जताई। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र को विचार विमर्श करके आतंकवाद की परिभाषा तय करनी चाहिए और आतंकवादी समूहों को अलग थलग करने के लिए एक कार्य योजना तैयार करनी चाहिए। On February 14th in Pulwama, a terrorist organization prescribed by UN has once again demonstrated the need to decisive action by the international community. I have explained our point of view and the actual position what has happened to His Excellency. Should conclude its deliberations at the earliest and take action against the people who are aiding, funding, training terrorists. उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने के साथ वहां के व्यापारियों से भारत में निवेश की बात कही। भारत और कोस्टा रिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार 20 करोड़ डॉलर का है। भारत से कोस्टा रिका को कुल 13.3 करोड़ डॉलर का निर्यात होता है, जिसमें मुख्य रूप से ऑटोमोबाइल और फार्मा शामिल हैं। जैव विविधता के मामले में कोस्टा रिका दुनिया के सबसे संपन्न देशों में शुमार है और वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में उसकी गिनती चोटी के देशों में होती है। राजकमल राव, राज्यसभा टीवी। दूरदर्शन जल्द ही 11 और क्षेत्रीय चैनल लाने जा रहा है जो फ्री टू एयर होंगे और इनमें से 5 चैनल नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके कहा है कि उन्हें खुशी है कि प्रसार भारती दूरदर्शन के 11 और रीजनल चैनल, जिनमें 5 उत्तर भारत के हैं, वो पूरे देश में सैटेलाइट के माध्यम से लाने जा रहा है। ये चैनल दूरदर्शन के DTH पर पूरी तरह से फ्री टू एयर होंगे। ये हमारे मजबूत क्षेत्रीय सभ्यता और लोगों की भावनाओं का प्रतीक साबित होगा। वहीं दूसरी ओर एक और ट्वीट में प्रधानमंत्री ने लोगों को बधाई देते हुए कहा है कि छत्तीसगढ़, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और उत्तराखंड के लोगों को अपने दूरदर्शन चैनल को DD के फ्री डिश पर पहली बार लाने के लिए बधाई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।